हेलो गाइज, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय ललिता में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाऊंगी। जितना मेरे को साइकोलॉजी में आता है उतना आपको सिखाऊंगी। तो आज मैं साइकोलॉजी की पहली क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होती है वहां से लेके चलूंगी, और जो मैंने नोट्स बनाए थे जिनको पढ़ के मैंने अपने टेस्ट वगैरह क्लियर किए थे वो ही कराऊंगी। बट ये मेरा आपसे वादा है कि इनसे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो मैंने नोट्स बनाया है ना, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस आप इसको ही पढ़ लेना, और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। ठीक है, चलो मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या था, अधिगम यानी कि लर्निंग। ठीक है, अधिगम क्या होता है, हम जो भी कुछ सीखते हैं उसको अधिगम का बोला जाता है। बट जो सीखना और उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट लेके आना, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने नोट्स में लिख रखा है वो पढ़ के बताऊंगी, आप उसके अनुसार आप भी नोट्स बनाना मेरे जैसे ही। देखो, अधिगम क्या है, सीखना अधिगम का गौण अर्थ है। यानी कि जो हम ये सोच लेते हैं कि जो हम सीख रहे हैं ना वही अधिगम है, ये इसका नैरो मीन्स है इसका। इनकी छोटा सा अर्थ है जो हमने मान लिया कि भाई जो कुछ सीख रहे हैं वही अधिगम, ये बहुत छोटा अर्थ है। लेकिन इसका एक्चुअल में अर्थ क्या होता है, इस संबंध में दो अवधारणाएं, दो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके अनुसार सीखना केवल पढ़ना ही है। यानी कि इंडिया की क्या सोच है कि पढ़ लिख के ही हम मतलब कि कामयाब बनेंगे, और इसके अनुसार हम खेलेंगे कूदेंगे तो खराब बनेंगे। ये नहीं होता। इसमें बताती हूँ आगे चल के। इसके इंडियन कंसेप्ट के इंडियन जो भारतीय संकल्पना है उसके अनुसार, इसके अनुसार सीखना केवल पढ़ना ही है। अतः भारतीय अवधारणा संकीर्ण यानी कि नैरो दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एप्टीट्यूड है, हम क्या सोचते हैं इस चीज को लेके कि भाई जो पढ़ना ना वही एक अधिगम है। और वेस्टर्न कंसेप्ट क्या कहता है, इसके अनुसार सब कुछ सीखना ही अधिगम है। यानी कि हमारे इंडिया की तो सोच है कि पढ़ेंगे ना वही सीखना है, और यूरोपियन की सोच क्या है कि जो कुछ सीखेंगे ना, जो कुछ भी, वो सभी अधिगम है। जैसे कि गाना गाना, नृत्य करना, अतः यूरोपीय अवधारणा विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, आगे देखो अधिगम का अर्थ बताती हूँ मैं। व्यक्ति यानी कि इंसान हर रोज कोई कार्य करता है तथा उसका अनुभव अर्जित करता है। यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, फिर बाद में उसके बारे में सोचते हैं, उसका अनुभव एक्सपीरियंस हमारे पास होता है ना। अर्जित अनुभव से ही व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन या संशोधन करता है। यानी कि व्यक्ति जो कुछ करता है, फिर उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसके अनुसार ही वह अपने व्यवहार में जो चेंजमेंट लाता है या जो संशोधन करता है ना, उस संशोधन करता है तथा संशोधन व्यवहार कार्य व अनुभव प्राप्त करता है तथा पुण्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन व संशोधन करता है। एक के बाद एक संशोधन की प्रतिक्रिया ही अधिगम है। यहाँ तक हो गए। फिर क्या होता है, व्यक्ति अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में बदलाव करता है। यानी कि व्यक्ति जो अभ्यास होता है और जो अनुभव होता है उससे अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। या अभ्यास का आधार व्यक्ति का वांछित, या अभ्यास का आधार वांछित या स्थायित्व है। फिर आगे क्या, अतः व्यवहार में वांछित व स्थायी परिवर्तन ही अनुभव है। यानी क्या कहा जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, वो वांछित और स्थायी होना चाहिए। इसमें जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहेंगे हम। या फिर व्यवहार में वांछित परिवर्तन होना चाहिए, या फिर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, या फिर व्यवहार में वांछित और स्थायी दोनों होने चाहिए। तो इसमें से ये आएंगे ऑप्शन में पूछा जाएगा भाई इनमें से कौन सा आपका अधिगम को लेके मानते, कौन सा अधिगम सही है। तो इसमें क्या आएगा, व्यवहार में वांछित और स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है।
अच्छा, अनुभव के आधार पर, अनुभव से यानी कि व्यवहार में वांछित और स्थायी परिवर्तन आता है। फिर अधिगम, आगे कराते अधिगम की विशेषताएं। ठीक है, अधिगम की विशेषता क्या, अधिगम सार्वभौमिक होता है, यानी कि अधिगम क्या है, अधिगम सार्वभौमिक होता है। फिर आगे अधिगम केवल मानव में ही नहीं जीव जंतु में भी होता है, यानी कि जो हमारा लर्निंग होता है ना वो इंसान में नहीं जीव जंतु में भी होता है, वो भी सीखते रहते हैं अपन लाइफ में कुछ ना कुछ। अच्छा, फिर अधिगम के आगे विशेषता क्या है, ये उद्देश्य युक्त होता है, यानी कि अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी कि हम जो कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता ही है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे कुछ भी अधिगम हो, कुछ भी उद्देश्य हमारा। यह है विकास की प्रक्रिया, यानी कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। यह एक सामाजिक वातावरण की उपज है, यानी कि ये समाज में हम जो सीखते हैं वही अधिगम होता है। वो तो अधिगम का मतलब कि बेस क्या होता है, समाज से होता है मेनली। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है, यानी कि अधिगम तो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि जैसे हम बच्चा खेल रहा है पढ़ रहा है ये तो सकारात्मक होगा, अगर बच्चा कुछ गंदी आदत सीखता है बुरी आदत लेता है तो वो नकारात्मक अधिगम में आता है। अच्छा, अनाधिगम भी अधिगम है, इसका मीन्स क्या हुआ, अनाधिगम भी अधिगम, यानी कि हम ना सीख कर भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, यानी कि अनाधिगम भी अधिगम। अधिगम सतत होता है, यानी कि अधिगम लगातार चलता है, लर्निंग हमेशा एक कंटिन्यूस पर मतलब प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। अधिगम में मानव वैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम होता है। अच्छा, अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं के क्रम होता है, अधिगम प्रक्रिया मूलक होती है, अधिगम प्रक्रिया मूलक होती है। तो ये हो गई हमारी अधिगम की विशेषताएं। फिर अधिगम के आयाम कितने होते हैं, नेक्स्ट ये स्टेप आता है हमारा कि अधिगम के कितने आयाम होते हैं, तो अधिगम के मेनली 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं अधिगम के, 3। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम, कोग्निटिव अधिगम, क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर अधिगम, फिर क्या होता है भावात्मक अधिगम यानी कि अफर्मेटिक अधिगम। फिर संज्ञानात्मक अधिगम होता है, इसके 3 भाग होते हैं, जैसे मूर्त अधिगम, अमूर्त संज्ञानात्मक मतलब कि संज्ञानात्मक जो अधिगम है ना इसके 3 होते हैं आयाम। फिर इसके संज्ञानात्मक आयाम है ना इसके 3 होते हैं, जैसे कि मूर्त संज्ञानात्मक, अमूर्त संज्ञानात्मक और सहचर्य अंतरण संज्ञानात्मक। और जो क्रियात्मक होता है इसके 2 होते हैं, स्थूल यानी कि गतिक कौशल और सूक्ष्म यानी कि माइक्रो और मैक्रो। अच्छा, फिर होते हैं भावात्मक, भावात्मक एक ही होता है। फिर मूर्त अधिगम किसे कहते हैं, मूर्त यानी कि जो हमारे प्रत्यक्ष हमारे सामने होता है उसको मूर्त बोला जाता है, जिसे हम इमेजिनरी में लेके आते हैं वो अमूर्त में आता है। हम जैसे मूर्त का पढ़ के बताती हूँ मैं आपकी, जो विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित हो तो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से बनी मानसिक संरचना मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम कहलाती है। जैसे हाथी को देखकर हाथी के बारे में मानसिक संरचना विकास करना, जैसे कोई भी हम चीज देखते हैं उसको देखकर हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है ना वो हमारी मूर्त संज्ञानात्मक अधिगम में आती है। और अमूर्त में क्या आएगी, अमूर्त में वो आएगी जो हम बिना देखे जिसके बारे में सोचे, जैसे मैं बताऊं आपको कुछ भी कि मेरे यहाँ के बारे में पढ़ाते टाइम आपको कुछ ही बताओ कि भाई हमारे यहाँ बहुत जोर से ऐसे आंधी आ रही है ऐसे, तो आपको देख थोड़े रहे लेकिन इमेज कर रहे होंगे कि भाई ऐसे आंधी आ रही होगी उधर ऐसे बारिश हो रही होगी, तो ये अमूर्त में आता है। किसी चीज को बिना देखे उसके बारे में दिमाग में एक इमेज बना लेना वो अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम में आता है। संज्ञानात्मक क्या होता है, दिमाग के अंदर जो दिमाग की जो भी चीज आते हैं संज्ञानात्मक में आती है, शरीर की जो आते हैं क्रियात्मक में आते हैं, और जो मन की भाव आते हैं वो भावात्मक में आते हैं। तो संज्ञानात्मक अधिगम जब विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने उपस्थित न हो तो किसी मूर्त विषय वस्तु से कल्पना एवं तुलना पदों के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्माण करना या मानसिक संरचना विकास करना अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे हाथी की तुलना करते हुए
वेहल के बारे में मानसिक चित्रण करना। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा जीव होता है भाई, वो इतना बड़ा, इतना मोटा होता है, इतने बड़े उसके पैर होते हैं, बहुत बड़ा होता है। तो आप सबसे क्या सोचोगे, सबसे बड़ा जानवर भाई हाथी हो सकता है। तो हाथी के जैसा आप सोचोगे, मैं बोलूँ उसका कलर ऐसा होता है, तो आप उसकी तुलना हाथी से करो, क्योंकि हाथी आपने देख रखा है ना, तो हाथी के साथ व्हेल की तुलना करना, ये अमूर्त संज्ञानात्मक अधिगम हो गया। फिर आगे हमारा क्या आता है, सहचर्य अधिगम। आगे क्या आता है हमारा, सहचर्य अधिगम। मैं थोड़ा मेरे कैमरे को सेट कर लेती हूँ। सहचर्य अंतःकरण अधिगम, किसी अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ दूसरी अधिगम प्रक्रिया भी सीख लेना, ये एक सहचर्य, यानी कि एक के साथ दूसरा खुद ही आ जाना, हम जो सीखते भी नहीं है। जैसे कि हमने पेंसिल चलानी सीखी तो पेन चलाना हमें खुद ही आ जाता है, या फिर हम जैसे कि चलना सीखते हैं तो धीरे धीरे फिर हम उसके साथ साथ भागना दौड़ना भी सीख लेते हैं। यानी कि एक सीखते दूसरा खुद ही आ जाता है। ठीक है, जैसे कि थार्नडाइक जो व्यवहारवादी हुए थे, उन्होंने प्रयोग किया था ना भूखी बिल्ली पे, तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। थार्नडाइक के प्रयोग में भूखी बिल्ली लीवर दबाना सीखने के साथ साथ यदि बाहर रखे भोजन को किसी उच्च स्थान पर रख दिया जाए तो भूखी बिल्ली दोनों पैरों पर खड़ा हो जाना सीख जाती है। यानी कि ये तो है ही कि भाई हम एक चीज बच्चे को सिखाते हैं, या फिर बिल्ली मान लो, अगर वो उच्च स्थान पर तो कोई भी चीज रख देंगे ना, तो वो खुद अपने आप ही ले ले, उसको सिखाया नहीं जाता कि ऐसे पैर ऊपर उठा और फिर आप लो। वो खुद ही अपने ही दिमाग से वो ये करती है। यानी कि एक क्रिया के साथ दूसरे क्रिया का भी होना सीख जाना सहचर्य अंतःकरण कहलाता है। फिर क्या आता है हमारा, ये तो तीनों उसके हो गए, मूर्त अमूर्त और सहचर्य संज्ञानात्मक के हो गए। फिर हमारा दूसरा आता है क्रियात्मक अधिगम, यानी कि जो हमारे शरीर से होता है ना, हाथ पैरों से जो हम अधिगम करते हैं उसको क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है, और दिमाग से करते हैं उसको संज्ञानात्मक। फिर आता है, इसमें क्या आता है, किसी अधिगम प्रक्रिया जिसके गामक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, इनकी ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें गामक क्रियाएं को शामिल किया जाता है। जैसे सीखने हेतु गति क्रियाओं की अपनाया जाता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना, स्वेटर बुनना, यानी कि इसमें क्या हुआ, हमारे शरीर के अंगों का काम हुआ ना, तो इसे क्रियात्मक बोला जाता है। फिर आगे थर्ड हमारा आता भावात्मक। अब शब्दों, संकेतों, भाषा, चित्रों व रेखा चित्रों के माध्यम से सीखा गया अधिगम भावात्मक अधिगम कहलाता है। यानी कि इसमें वही दिखाया गया है कि कोई अगर हमारी मम्मी हमारी तरफ आंख निकालती है तो हम आंखों से समझ जाते हैं कि मम्मी गुस्सा कर रही है। अगर कोई बच्चा शरारत करता है, उसकी माँ उसे थप्पड़ दिखाती है ना, तो समझ जाता है कि हाँ मम्मी इस चीज के लिए मना कर रही है। यानी कि उस सिंबल को ही समझ जाती है, देख को संकेत को ही समझ जाते हैं। तो यानी कि वो एक भाव ही दिखाया, उस भाव से हमने उसको पकड़ लिया कि इसका मीन्स क्या कर रहा है ये, तो ये भावात्मक अधिगम में आता है। इसमें एग्जाम्पल मैंने क्या लिख रखा है, मुकेश एक मुंह से खून लगे हुए कुत्ते को देखता है तथा देखकर डर जाता है, दूसरी गली की तरफ पलायन कर जाता है। इसमें तीनों अधिगम आते हैं। यानी कि इसमें क्या बताया, मुकेश एक मुंह से खून लगे हुए कुत्ते को देखता है। अच्छा, चल खून लगे हुए देखा तो उसके दिमाग में क्या आया कि भाई ये तो किसी को खा के आया है, तो इसमें क्या हो गया हमारा भावात्मक, यानी कि हमने इसको चित्र को देखा, उस कुत्ते को देखा, हमारे दिमाग में उसको भावात्मक विचार आ गए। दूसरी गली को पलायन कर जाता है। पलायन किया, इसका मीन्स क्या हुआ कि वो शरीर से चला, पैरों से चला, ये पलायन कर गया। और तीसरा क्या आया, तीनों इस मतलब कि मुकेश एक मुंह से खून लगे हुए, यानी कि मुंह से खून लगे हुए कुत्ते को देखता है, देख कर डर जाता है। हाँ तो हाँ भाई, इसमें ये आएगा जैसे कि खून लगा कुत्ते को देखता है तो उसको दिमाग काम करता है कि भाई इसके खून लग रहा है तो ये किसी को खा के आया, और फिर डर जाता है उसको देख कर। डरना क्या होगा, उसमें एक भाव आया, इनकी भावात्मक हुआ ना। और तीसरा का गली और प्लान कर जाता है, इसका मीन्स जो शरीर से काम किया, दौड़ लगाई उसने, तो ये क्रियात्मक हो गए। यानी कि एक एग्जाम्पल में तीनों आ गए। अच्छा, फिर भावात्मक का अधिगम का मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। इसमें क्या है, जब किसी साइन बोर्ड को
साइन बोर्ड पर दो हड्डियों को क्रॉस करते हुए चित्र दिखाया जाता है, तो इसका अर्थ प्रवेश निषेध या खतरा है। समझ गई? अच्छा, फिर अधिगम के बारे में क्या कहा गया है? कुछ मेन मेन परिभाषा लिख रखी है मैंने, जैसे गिलफोर्ड की लिख रखी है मैंने, इनको याद कर लेना। देखो मैंने तो ऐसे याद की थी, व्यवहार के कारण व्यवहारगत परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो इसको भाई मैंने तो ऐसे याद किया था। देखो मैं अपने अनुसार बताती हूँ, जैसे मैंने किया फोर्ड के ऊपर डे के ऊपर रह है ना, तो इसमें परिवर्तन के ऊपर रह है, तो लगभग सही जाता मेरा तो भाई। तो फोर्ड के ऊपर रह, तो इसके ऊपर रह, जिसमें परिवर्तन आए तो समझ लेना गिल फोर्ड की है, रह क्या कर लेना। और फिर आगे क्या आता है? आगे है हमारा गेट्स का। गेट्स की क्या परिभाषा है? गेट्स की है अभ्यास एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो देखो ये अब हम इसमें इस पे ध्यान नहीं देंगे। आप ये सोचो इसमें भी तो परिवर्तन आ गया, अरे परिवर्तन आया, बट इससे पहले हम ये ट्रिक लगाएंगे हमारे इसमें गेट्स। गेट्स इसमें भी से और इसमें भी से, इसमें ट आधा इसमें भय आधा, मैंने तो यही किया था। यानी गेट्स अभ्यास से थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब पढ़ते के साथ ये अभ्यास आए ना तो गेट्स होगा। और मर्फी का मैंने ऐसे किया था, अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्री मार्जन ही अधिगम। प्री मार्जन मैंने तो यहाँ भी ये रे को ऐसे करके और इसके ये मात्रा देखी, इसमें भी रह रही है, प्री मार्जन किया। देखो सभी का अलग अलग होता है, मेरे दिमाग कैसे काम किया तो मैंने ऐसे कर लिया, आपका कहीं और कैसा करता है तो और कैसे कर लेना। स्किनर तथ्य और सूचनाओं या प्रतियों को केवल यांत्रिक प्रस्तुतिकरण ही अधिगम नहीं, यह कुछ और भी है। मैंने तो स्किनर और यांत्रिक में किया था, ठीक है, यांत्रिक को स्किनर से जोड़ा था। वुडवर्थ के अनुसार नवीन सूचनाओं को जानना या नए अर्थ को जानना यदि गम। अर्थ वर्थ और अर्थ किया था मैंने, इसको ये जोड़ा था, वुड वर्थ और ये अर्थ, इसमें मैंने ये जोड़ा था, ये अर्थ को क्या था। ठीक है, क्रो एंड क्रो ये तो लगभग सभी को ही आती है, क्रो एंड क्रो। आदतों ज्ञान एवं अभिवर्तियों का अर्थ ही अधिगम। क्रो एंड करो दो आ गए तो इसमें लगातार आदतों ज्ञान और अभिवर्त्य तीन लगातार कर दी, क्रो एंड करो की तरह। चलो आज की क्लास में अपनी यही रोकती हूँ, कल मैं आगे अपने नोट्स पढ़ाऊंगी। देखो मैं ऐसे ही अपने नोट्स को ही पढ़ाऊंगी और इनको ही अब कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, वादा है मेरा आपसे। आप एक बार करके देखना, नोट्स बनाना और इनको पढ़ना, इनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी इनको ही पढ़ा। मैंने साइकोलॉजी मेरे 28 29 27 से नीचे तो आज तक आए ही नहीं। चलो ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।